अब जब टोक्यो रिवेंजर्स खत्म ही हो चुका है तो हम और क्या नया देख सकते हैं वो भी इंटरेस्टिंग. सो आई हैव अ टॉप 10 लिस्ट ऑफ द एनिमे दैट आर कमिंग इन अक्टूबर एंड द लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट असैसिन विच इज़ रिलीजिंग ऑन 9th of October, जिसका जॉनर है एक्शन स्लैश फैंटेसी. और उसकी स्टोरी लाइन कुछ चलती है इस हिसाब से कि एक असैसिन के बारे में है स्टोरी, जो कि अर्थ का बहुत ही बढ़िया असैसिन है और वो सिर्फ वही करता है जो उसके एम्प्लॉयर्स कहते हैं. वो अपना खुद का दिमाग नहीं चलता और जैसे उसके एम्प्लॉयर्स कहते जाते हैं वो करता जाता है अनटिल उसके एम्प्लॉयज़ उसे मार देते हैं या मरवा देते हैं या फिर इवेंचुअली वो मर जाता है. और फिर मरने के बाद वो रीबॉर्न होता है एक गॉडेस की वजह से. वो रीबॉर्न होता है एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे सिर्फ लोगों को स्वॉर्ड्स और मैजिक और सॉर्सरी इन्हीं के बारे में पता है. और इस बार उसे चांस मिलता है अपनी लाइफ थोड़ी अलग से जीने का, बट उसके लिए उसको एलिमिनेट करना होगा, मारना होगा एक सुपर पावरफुल हीरो को. अगर वो नहीं रोका गया हीरो तो फिर इस दुनिया का खात्मा हो जाएगा. बट नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि सुपर पावरफुल हीरो को एलिमिनेट करना होगा क्योंकि वो इस दुनिया का एंड लेकर आ जाएगा, तो उसे फिर हीरो ही क्यों कह रहे हैं. सो दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू वॉच. और अगर मैं बात करूँ इसकी एनिमेशन की, ऑब्वियसली ट्रेलर आ ही चुका है, बेहतरीन ट्रेलर. तो एनिमेशन इज़ प्रिटी गुड और इसके स्टूडियो जो इसे प्रोड्यूस कर रहा है वो है सिल्वर लिंक एंड स्टूडियो पैलेट. So it will be interesting to watch because obviously it's an isekai anime, but it's an isekai anime about an assassin who wants to live his life differently. That would be interesting to watch. Moving on to our next anime is The Vampire Dies in No Time, which is releasing on 4th of October. The Vampire Dies in No Time is a very kind of a funny anime. It has comedy aspect and supernatural. यहाँ पे वैम्पायर जो इसमें दिखाया गया है वो बिल्कुल ऑपोजिट है बाकी वैम्पायर्स के कंपेयर में. हमने हमेशा वैम्पायर्स देखे हैं जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, बहुत ही ज़्यादा डैशिंग है एंड दे हैव अनअर्थली पावर. बट यहाँ पे नहीं, वी हैव अ डिफरेंट वैम्पायर है बिकॉज ये बहुत ही आसानी से मर जाता है, थोड़ी सी भी चीज़ों से वैम्पायर मर जाता है. This is the worst thing I've ever seen in my life. इसकी ऑब्वियसली आगे की कोई स्टोरी है कि उसे कैसे अपने कासल से निकाल दिया जाता है और फिर वो एक इंसान को सेव करने जाता है. बट ये सब बकवास नहीं देखनी, मुझे देखना है कि एनिमे की पोटेंशियल क्या होगी क्योंकि इसमें एक्शन सीन्स दिखाए हैं ट्रेलर में तो थोड़े से, और एक्शन सीन्स के साथ यहाँ पे इसकी लाइन ये भी कह रही है कि द वैम्पायर डाइज इन नो टाइम, किसी भी चीज़ से वैम्पायर मर जाता है. तो दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू वॉच. एनिमे इज साकुगान विच इज़ रिलीजिंग ऑन 7th of October. साकुगान, अब साकुगान की स्टोरी बड़ी मज़ेदार है. साकुगान का स्टोरी किस तरह से है कि काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में ह्यूमन बींग्स जो है एक अंदर केव अंडरग्राउंड रह रहे हैं जिसको लैब्रिंथ कहा जाता है. अब उस लैब्रिंथ में भी अलग अलग कॉलोनीज़ हैं. कुछ कॉलोनीज़ में कुछ ज़्यादा ही गर्मी है, कुछ कॉलोनीज़ में गोल्ड सिल्वर्स भरे हुए हैं और वहीं पर एक छोटी सी लड़की रह रही होती है 9 साल की कॉलोनी ऑफ पिनियन में. अब वो लड़की में बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती है जिसका नाम होता है मेमेपू और उसके पापा भी होते हैं जिसको उनके फादर का नाम होता है गैगनबार. अब गैगनबार कह लो या गगनबार कह लो, एक ही बात है. अब जब मेमेपू है एक दिन अपने फादर से कहती है कि मुझे लैब्रिंथ के बाहर जाना है. लैब्रिंथ के बाहर नहीं, मुझे यहाँ पे लैब्रिंथ के अंदर ट्रैवल करना है, मुझे अपनी माँ को ढूंढना है. अब जो गैगनबार होते हैं वो मैप्स बनाते हैं, लैब्रिंथ के इंटरनल पार्ट्स के मैप्स बनाते हैं कि जितने भी मैप्स हों. अब मेमेपू अपने फादर को कन्विंस करती है कि लेट्स गो आउट और अपनी मदर को ढूंढते हैं लैब्रिंथ के अंदर ही. अब लैब्रिंथ के अंदर ही अपनी कॉलोनी से ही बाहर जाना बहुत ही डेंजरस बताया गया है क्योंकि वहाँ पे एक मिस्टीरियस क्रीचर भी घूमता है केव में. अब वहाँ के चांसेस के सर्वाइवल बहुत ज़्यादा कम है, बट मैप होने से अच्छी बात ये होगी कि अगर आपके पास मैप है तो आपको पता होगा कि चीज़ें कहाँ पे हैं, दूसरी कॉलोनीज़ कहाँ पे हैं. बट इट इज़ अ डेंजरस. मुझे इस जॉनरा वगैरह ये सब तो ठीक है, मुझे इस पूरी स्टोरी लाइन में सबसे जो इंटरेस्टिंग लगा, जो मुझे एक्चुअल में देखना है वो ये है कि ऐसे एनिमे में ना जिनकी स्टोरी ऐसे होती है कि भाई बहुत ज़्यादा फ्यूचर में है और ह्यूमैनिटी जो है अब अंडरग्राउंड रह रही है, कॉलोनीज बनी हुई है जहाँ पे, और वो एक कॉलोनीज से दूसरी कॉलोनीज भी नहीं जाते, तो वहाँ पे ना एक बड़ा कोई सच छुपा होता है, कोई एक मिस्ट्री छुपी होती है जो आप एक बंदा होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है. जैसे हमारे इसमें 9 साल की मेमेपू, वो जाती है, वो अब किसी अपने ग्रुप के साथ ट्रैवल करती है और वो डिस्कवर करती है वो सच को कि ओ शिट, ये है इस दुनिया का सच, इसलिए हम अंडरग्राउंड रह रहे हैं. हम अंडरग्राउंड रह भी रहे हैं या फिर हमें ज़बरदस्ती यहाँ पे रहना पड़ रहा है, हमें कोई और एक रूलर है वो चाहता है हम यहाँ पे रहें, और ऊपर अर्थ पे बाकी सब सही है, अर्थ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है रहने पे, बट आप वर्कर्स हो, आप चाहते हो आप यहाँ रहो. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, मतलब मेरे लिए ऐसी एनिमे में यही एक चीज़ रहती है, मिस्ट्री का एस्पेक्ट मुझे इसमें काफ़ी अच्छा लगा.
जो कि मैं चाहती हूँ अच्छा ही हो और रहेगा। और दूसरी चीज़ कि एक फादर और डॉटर का रिलेशनशिप दिखाया जाएगा कि वो अपने, ये काफ़ी एनिमेज में, मैंने बहुत कम एनिमेज में ही देखा, मुझे याद भी नहीं आ रहा मैंने क्या एनिमे में देखा है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ मेरे देखने के लिए। आई नो आई यूज़ द वर्ड इंटरेस्टिंग अ लॉट, बट मूविंग ऑन, 7 अक्टूबर को आ रहा है साकुगान। डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वन गाइज, आई थिंक इट विल बी अ रियली गुड एनिमे। Next anime, The Far Away Paladin, releasing on 9th of October. The Far Away Paladin की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है। उसमें स्टोरी है कि एक सोसाइटी क्या है, एक सिविलाइजेशन है जहाँ पे सब मरे हुए लोग हैं, अनडेड लोग रहते हैं, और उस अनडेड सिविलाइजेशन में पैदा होता है एक ह्यूमन चाइल्ड। अब वो ह्यूमन चाइल्ड पैदा होता है, कुछ नहीं, वो वहीं पे सीखता है, वहाँ पे फाइटिंग सब चीज़ें सीखता है। अब जैसे जैसे वो बड़ा होने लग जाता है, वो फिर सोचता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी क्या स्टोरी है, क्या हिस्ट्री है, क्या मुझे करना है, और यहाँ पे मैं ही ऐसा क्यों हूँ, क्योंकि वहाँ पे सब अनडेड लोग रहते हैं। इसका आप देखोगे स्केलेटन, आप उसका ट्रेलर भी देख सकते हो, ट्रेलर में भी आप देखोगे स्केलेटन्स एंड ऑल, सारे अनडेड लोग रहते हैं, मरे हुए लोग रहते हैं वहाँ पे। अब इस एनिमे में मेरे लिए सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ क्या है, मुझे एनिमे क्यों देखना है, मुझे एनिमे देखना है क्योंकि मेरे को देखनी है वो सिविलाइजेशन जहाँ पे वो अनडेड पार्ट दिखाया जाता है। क्या सारे ही मरे लोग एक जैसे हैं या फिर उनमें भी अलग अलग डिस्टिंक्शन है, तो मेरे को इस एनिमे में ये देखना है। ये एनिमे रिलीज़ हो रहा है 9th of October को, काफ़ी टाइम है, बट आई विल बी देयर व्हेन दिस एनिमे इज़ रिलीजिंग। Next anime is pretty simple. My Senpai is Annoying, releasing on 10th of October. मेरी लिस्ट में शायद यही एक एनिमे है जो सबसे लेट रिलीज़ हो रहा है 10th of October को। माई सेनपाई इज़ अनोइंग की एक स्टोरी आपको नाम से ही पता चल जाएगी। इसका जॉनरा है कॉमेडी, रोमांस, स्लाइस ऑफ लाइफ। स्टोरी लाइन है कि एक लड़की होती है इगराशी फुतुबा, जिसकी नई जॉब होती है और वो सोचते हैं कि मेरी जॉब बहुत अच्छी होती अगर उसका सेनपाई जिसका नाम है ताकेदे हारुमी इतना इनक्रेडिबली अनोइंग नहीं होता, इतना ज़्यादा अगर वो परेशान करने वाला इंसान नहीं होता तो शायद उसकी जॉब और अच्छी होती। उसको ना उसकी अपने सेनपाई की हंसी पसंद है, ना उसको ये भी नहीं अच्छा लगता वो इतना बड़ा है, और ही रियली ट्रीट्स हर लाइक अ चाइल्ड। तो उसको ये सब बात सबसे ज़्यादा खलती है कि माना उसकी हाइट छोटी है, माना फुतुबा की हाइट छोटी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट कर सकते हैं। Really, nigga? बेसिकली दिस एनिमे इज अबाउट कॉमेडी, रोमांस एंड स्लाइस ऑफ लाइफ। तो रोमांस का तो आपको यहाँ पे पता ही चला गया होगा, और एक स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे तो पूरी लिस्ट में बनता ही है। और मुझे लगता है कि अगर ये कॉमेडी होगा तो उसमें कॉमेडी काफ़ी अच्छे से दिखाई जाएगी, बिकॉज उसकी लाइन बहुत अच्छी है, इसका टाइटल काफ़ी अच्छा है, माय सेनपाई इज़ अनोइंग, रिलीजिंग ऑन 10th of October गाइस। नेक्स्ट एनिमे इज ताइशो ओतोमे फेरी टेल। ऐसा लगा जैसे कि मैंने कोई अवार्ड अनाउंस कर दिया हो कि नेक्स्ट एनिमे है जिसको अवार्ड मिल रहा है, बट इसकी स्टोरी क्या है, रिलीजिंग ऑन 9th of October दिस फेरी टेल एनिमे। यहाँ पे एक लड़के की स्टोरी है जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर परिवार से है, उसके पास बचपन से ही हमेशा एक सिल्वर स्पून उसके मुंह में लेके पैदा हुआ है, सिल्वर भी नहीं, डायमंड स्पून। अब पर वो अपनी लाइफ में क्या चाहता है, ऑब्वियसली ऐसे एनिमे में और ऐसी स्टोरीज हमें सुनने को मिलती हैं कि बचपन से ही आप अमीर हो, बहुत ज़्यादा आपके पास पैसा ही पैसा है, आपकी फैमिली वगैरह सब वो लैक करते हैं अफेक्शन फ्रॉम द फैमिली। सेम स्टोरी इसमें है कि उसे फैमिली का प्यार कभी नहीं मिला क्योंकि उसकी मॉम की डेथ हो जाती है और एक्सीडेंट में उसकी जो डोमिनेंट आर्म है वो भी ख़राब हो जाती है। अब वहाँ से वो बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन में पड़ने लग जाता है और उसकी जो फादर है वो भी उसे फैमिली से बाहर निकाल देते हैं कि आप जाके कंट्री साइड में रहो और बस यहाँ से चले जाओ। अब वहाँ पे वो कुछ नहीं, अब पूरा डिप्रेशन में और पूरी सैडनेस में, डिस्पेयर में वो बस अपनी मौत का वेट कर रहा हो। इतने में ही एंट्री होती है एक लड़की की जिसका नाम है यूजुकी ताचिबाना। अब यूजुकी ताचिबाना आके कहती है उस लड़के से, यूजुकी ताचिबाना आके कहती है शीमा से कहती है कि मुझे तुम्हारे पापा ने भेजा है और मैं तुम्हारी हूँ ब्राइड। अब यहाँ से जो ताचिबाना है वो काफ़ी ज़्यादा लाइवली दिखाई है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लाइवली, और उसको ज़िंदगी जीनी आती है। अब वहाँ से हील होने लग जाता है हमारा मेन प्रोटोगनिस्ट तामाहिको शीमा वहाँ से हील होने लग जाता है और स्टार्टिंग में बात करने लग जाता है, और जो उसके स्कार्स रहे हैं, जो उसका डिप्रेशन और बाकी उसका पास्ट जैसा भी रहा है वो उससे धीरे धीरे हील होने लग जाता है। तो ऑब्वियसली इस स्टोरी लाइन से आपको इसका जॉनरा पता ही चल गया होगा, स्लाइस ऑफ लाइफ विद रोमांस। मैंने बोला था कि लिस्ट में एक स्लाइस ऑफ लाइफ होना ज़रूरी है, तो दो में भी कोई दिक्कत नहीं है। एनिमे में देखने लायक क्या है, देखने लायक मुझे इसमें ज़्यादा लगा, इसमें वैसे कॉमेडी भी जॉनर में लिखा हुआ है बट मुझे इसमें रोमांस ज़्यादा देखना है क्योंकि एक वो पार्ट दिखाना कि आप डिप्रेशन से, आप डिस्पेयर से उठकर आ रहे हो, मुझे थोड़ी जब वी मेट वाली फील आ रही है इसमें।
इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं। से बट जब वी मेट में वो क्रिपल नहीं होता, मेंटली क्रिपल हो चुका होता है, वो बात अलग है। बट जब वी मेट वाली फील आ रही है, आई एम होपिंग इस एनिमे से मुझे ऐसी ही फील आए। तो वेटिंग टू वॉच दिस एनिमे ऑन 9th of October. Moving on to the next anime is Takt Op Destiny, releasing on 6th of October. पूरी लिस्ट में से ये एनिमे का मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रही हूँ। ऑब्वियसली एक और एनिमे जिनका मैं वेट कर रही हूँ, बट इस एनिमे का अगर आप वही देखेंगे ना, अगर आप इसकी ट्रेलर ना देख के 3-4 पिक्चरें भी देख लेंगे तो आप इसकी एनिमेशन के लिए ही एनिमे देख लेंगे, बाद में आप इसकी स्टोरी लाइन पे जाएंगे। तो एनिमेशन इज़ दैट गुड, स्टोरी लाइन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टोरी लाइन में बता देती हूँ। एक दिन क्या होता है, एक ब्लैक मीटेरॉइड होता है, वो जो है वर्ल्ड पे गिर जाता है और वर्ल्ड जो है पूरी तरह से चेंज हो जाता है। ये एनिमे पहली बात तो अमेरिका में सेट हुआ है और वहाँ पे अब जब मीटेरॉइड गिरता है ना, तो उस मीटेरॉइड से मॉन्स्टर्स निकल के आते हैं जिनका नाम होता है D2। अब वो मॉन्स्टर्स जो है पूरे वर्ल्ड पे हमला कर दिया है और सबसे पहला काम जो उन्होंने करा है D2 ने, वो करा है कि सारे म्यूज़िक कर दिया है बैन, क्योंकि म्यूज़िक ही है जो उन्हें हरा सकता है, जो उन्हें ओवरकम कर सकता है। बट ऑब्वियसली अब किसी मॉन्स्टर्स नए आए हैं, वर्ल्ड पे अटैक कर दिया है, तो कोई रेजिस्टेंस भी होगी जो उन्हें रेजिस्ट कर रहे होंगे। तो ऐसे ही विमेन की इसमें एक ग्रुप है जिनको कहा जाता है म्यूज़िक आर्ट, और वो जो विमेन है वो पावर होल्ड करती है म्यूज़िक की। अब वही है जो इन D2s को हरा सकती है। अब इन म्यूज़िक आर्ट को लीड भी करते हैं। अब इन म्यूज़िक आर्ट को जो लीड करते हैं उन्हें कहते हैं द कंडक्टर, और उसी ये स्टोरी है हमारे कंडक्टर के बारे में जिसका नाम है टैक्ट। अब वो कंडक्टर है, वो एक म्यूज़िक आर्ट के साथ जो है पार्टनर अप होता है जिसका नाम होता है उन्मई। अब टैक्ट क्या चाहता है, इस दुनिया में म्यूज़िक वापस आ जाए, और उन्मई चाहती है कि वो सारे D2s ख़त्म हो जाए, और टैक्ट भी चाहता है कि दुनिया में म्यूज़िक वापस आ जाए, और उनका जो एम है वो है न्यूयॉर्क जाना है उन्हें। तो एनिमे में क्या है, एडवेंचर, फैंटेसी, एक्शन। हाँ, मुझे इस एनिमे ने थोड़ी सी 86 की याद दिलाई थी कि मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, ऐसे ऐसे होता है। बट इस एनिमे में 86 के साथ साथ मुझे वीवी की भी याद है, क्योंकि उसमें भी म्यूज़िक का बहुत बड़ा फैक्टर था। फिर अब मैंने जैसा आपको बताया कि इस एनिमे का मुझे एनिमेशन इतनी अच्छी लगी, फिर उसके बाद मैंने इसके बारे में और रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि मापा एंड मैड हाउस टीम अप हो रहे हैं इस एनिमे को बनाने के लिए। मैड हाउस का तो ये है कि मैड हाउस तो कोई भी एनिमे अगर प्रोड्यूस करता है तो वो अच्छा ही होगा। वो राइट नहीं कर रहा है एनिमे, बट वो एनिमे अच्छे ही निकलते हैं, और वो मापा के साथ कर रहा है। दिस एनिमे इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे। मैं इसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार करती हूँ। मूविंग ऑन इन आवर लिस्ट इज आवर नेक्स्ट एनिमे विच इज़ मिरेकु-चान, रिलीजिंग ऑन 3rd of October। मिरेकु-चान की स्टोरी भी आपको सुनने में तो सिंपल लगेगी। स्टोरी है कि एक माइको नाम की एक हाई स्कूल स्टूडेंट होती है जिसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है कि वो अचानक से मॉन्स्टर्स को देखना शुरू कर देती है। मॉन्स्टर्स को गोस्ट ही समझती हूँ खैर मैं तो, बट मॉन्स्टर्स को देखना शुरू कर देती है। अब वहाँ पे वो बिल्कुल डरने लग जाती है। बट मेको का एक फंडा है कि ठीक है, कितने भी मॉन्स्टर्स ढूंढ रहे हो, कितने भी हॉरिबल चीज़ें हो रही हो, हॉरर्स आपको सराउंड कर रहे हो, बट नहीं, आपको कुछ नहीं करना, आपको इन सबको इग्नोर करना है, क्योंकि ऑब्वियसली वो डेंजरस है। इस एनिमे में जो मुझे इस स्टोरी लाइन मुझे अच्छी लगी इस एनिमे की, वो ये थी कि हाँ, मुझे पता है कि इस दरवाजे के पीछे मॉन्स्टर्स हैं, तो मैं जाके इस दरवाजे को नहीं खोलूँगी। इस दरवाजे के पीछे भूत हो सकता है, तो मैं ऑब्वियसली इस दरवाजे को नहीं खोलूँगी। तो यहाँ पे माइको ने बहुत जो अच्छी चीज़ अपनाई है वो यही है कि वो अब पैरानॉर्मल से कैसे डील करती है कि उसे इग्नोर कर देती है। उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता यहाँ पे है। ऑब्वियसली स्टोरी लाइन में ऐसा तो नहीं होगा कि तुम इग्नोर कर देते हो या फिर तुम इग्नोर करके अपनी लाइफ के साथ जी लोगे, नहीं, ऑब्वियसली उसको फेस करना पड़ेगा। और इसमें बहुत सारे एडवेंचर्स मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। इसका जॉनर है कॉमेडी प्लस हॉरर। मैं चाहती थी ये सिर्फ हॉरर ही रखें, कॉमेडी एस्पेक्ट रखे नहीं। ऑल्दो ट्रेलर से मुझे इतना कॉमेडी की वाइब आई नहीं कि इसमें कॉमेडी हो ज़्यादा, मुझे हॉरर की वाइब है। और मैं चाहती हूँ ये सिर्फ पूरा हॉरर ही रहे, आप मत डालो कॉमेडी, आप इसे हॉरर बनाओ, मैं इसे एंजॉय करूँगी। तो ये काफ़ी अच्छा एनिमे है, इसे भी देखो 3rd of October। सेकेंड लास्ट एनिमे, ये एनिमे मुझे पता नहीं था कि इसकी इतनी हाइप है मांगा की। ये एनिमे है कोमी कांट कम्युनिकेट, ये भी 3rd October को ही आ रहा है। अब मुझे पता ही नहीं था कि इतनी हाइप है इसकी, कोमी कांट कम्युनिकेट की। लोग इतने टाइम से इस एनिमे अडेप्टेशन का वेट कर रहे हैं, बट मुझे पता चला, फिर मैंने इसके बारे में काफ़ी अच्छी रिसर्च करी अलॉन्ग विद वॉचिंग द ट्रेलर।
तो कोमी-सान ना कम्युनिकेट की स्टोरी लाइन कुछ इस तरह से है कि एक शोकू कोमी नाम की एक लड़की होती है जो कि एक बड़े ही अच्छे हाई स्कूल में जाती है, प्राइवेट हाई स्कूल में, गाइस नोट दैट, प्राइवेट हाई स्कूल में जाती है। और वहाँ पे जाते ही उसे जो है सबकी जो अटेंशन है उसकी तरफ आ गई है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। उसे स्कूल की मडोना कहा जाने लगा है। अब जो भी उससे आता है, उसकी जो भी उससे देखता है उसका फ़ैन हो जाता है, उसके बिल्कुल आशिक हो जाता है। बट एक दिक्कत है जो कि इसके टाइटल में, कोमी-सान को बात करनी नहीं आती। अब कोमी-सान को बात करनी नहीं आती, अब इसमें एक लड़के की एंट्री होती है जिसका नाम होता है हितोशिता तिदानो, यही नाम है शायद इसका, हितोशिता तिदानो। अब हितोशिता तिदानो की क्या फंडा है, इस इंसान का फंडा है कि माहौल को पढ़ो और किसी भी पंगे, किसी भी लड़ाई झगड़े और ऊपर नीचे की सिचुएशन से दूर निकलो। तू कौन होता है डिसाइड करने वाला? किसी भी लड़ाई झगड़े में पड़ना ही नहीं। बट पूरी क्लास की अटेंशन, पूरी क्लास का वो एनिमी तब बन जाता है दुश्मन जब वो शोकू के साइड में बैठ जाता है, और शोकू के साइड में बैठने के बाद पूरी क्लास को बन जाता है एनिमी। अब लेटर ऑन इन द सीरीज़ की वो डिस्कवर करता है कि जो शोकू है उसको बात करनी नहीं आती, और उसका जो एम है स्कूल में आने का, उसका वो चाहती है कि वो, उसका गोल ही है कि वो एटलीस्ट 100 फ्रेंड्स बनाए। 100 फ्रेंड्स तो मेरे भी नहीं है, पता नहीं लोगों को क्यों चाहिए, बट ठीक है। अब वहाँ पे वो जो तोदोना है वो शोकू की हेल्प करता है कम्युनिकेशन में, कि उसका कम्युनिकेशन डिसऑर्डर वो हेल्प कर सके और उसके फ्रेंड्स बन सके और अच्छे लोगों से, सबसे अच्छे से लोगों से बात कर सके। स्टोरी लाइन तो इसकी ऐसी ही है। अब जितना मैं इसके ट्रेलर से समझ पाई, मैंने इसकी मांगा तो नहीं पढ़ी और मुझे नहीं पता था ये इतनी फेमस है, और जिस तरह से मैंने इसका ट्रेलर देखा है और मुझे इसका जॉनर तो पता ही चल गया, स्लाइस ऑफ लाइफ है। थोड़ा सा शायद साइलेंट वॉइस की तरह मैं सोच रही थी जब मैंने पढ़ा, बट नहीं, ट्रेलर देख के साइलेंट वॉइस की तरह तो ये नहीं होगा। साइलेंट वॉइस तो एक सुंदरता थी जिसको आप बार बार नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें कॉमेडी एस्पेक्ट है। तो ये मैं काफ़ी एंटिसिपेशन के साथ लेके चल रही हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने इस एनिमे के बारे में बोला है कि आप इसे ज़रूर देखना। तो देखते हैं कैसा निकलता है। रिलीजिंग ऑन 3rd October गाइस, डू नॉट फॉरगेट। अब इतना बढ़िया एनिमे जिसकी मैं इतने टाइम से इंतज़ार कर रही हूँ, वो है Oh, wait, my leg's cut. Break it up! Get out of the way, make room! I think I'm sitting on a nail. My turn! Hey! प्लैटिनम एंड 8th October को आ रहा है। इसका ट्रेलर का ब्रेकडाउन मुझे करना था, जो कि मैं नहीं कर पाई, बट इसका एपिसोड बाय एपिसोड ब्रेकडाउन करूंगी, क्योंकि ये किसने बनाया? डेथ नोट के राइटर्स ने गाइस। अब डेथ नोट का राइटर कुछ भी बनाए और कीर्ति ना देखे, ऐसा नहीं हो सकता। आप पूरी लिस्ट में मेरा कोई एनिमे मत देखो, मेरा तो है ही नहीं, आप पूरी लिस्ट में कोई एनिमे मत देखो, बट आपको एक एनिमे ज़रूर देखना है, वो है प्लैटिनम एंड। क्योंकि इसके बारे में बहुत बात करने वाली हूँ मैं, क्योंकि ये बनाया है सुगोमी ओबा एंड ताकेशी ओबुतानी, द राइटर्स ऑफ वन एंड ओनली द डेथ नोट। मेरी इस एनिमे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। स्टोरी लाइन की तरफ बढ़े तो स्टोरी लाइन में है कि अब इस वर्ल्ड को चाहिए एक नया गॉड। पता नहीं लाइट यागमी को क्यों नहीं कांटेक्ट करा अगर एक नया गॉड चाहिए, बट इस वर्ल्ड को चाहिए एक नया गॉड। अब यहीं पे एक लड़का है जिसका नाम है मिराई, जो कि सुसाइड करने चला है, बट उसे एक लड़की बचा लेती है, जो कि अपने आप को लड़की नहीं, एक गार्डियन एंजल कहती है, गार्डियन एंजल है वो, और उसका नाम है नासे। अब वो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें मैंने बचा लिया है। उसे वो सुपरनैचुरल पावर दे देती है और उसे एक चांस देती है कि आप इस वर्ल्ड के न्यू गॉड बनो। अब न्यू गॉड कैसे बन सकते हैं? न्यू गॉड के बनने के लिए आपको 12 कैंडिडेट्स को डिफीट करना पड़ेगा। मिराई को 12 कैंडिडेट्स को डिफीट करना पड़ेगा, वो भी कितने दिनों में? 999। ये 9 नंबर से लगता है बहुत प्यारे लोगों को, तो 999 डेज में मिराई को डिफीट करना है 12 कैंडिडेट से। अब वहाँ पे शुरू हो जाती है साइकोलॉजिकल फैक्टर, ऑब्वियसली माइंड गेम्स एंड ऑल। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ ये गाइस, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। मेरी एनिमे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई हैं। मुझे देखना है कि किस तरह से इन्होंने लिखा होगा, किस तरह से एनिमे बनाते हैं। और इसका मैं आपको स्टूडियो भी बता देती हूँ, आई होप इसका स्टूडियो हो। इसका स्टूडियो है, मैंने इसका स्टूडियो सर्च नहीं करा था, मुझे अब सर्च करना पड़ेगा। सिग्नल एमडी। ओह काश इसका स्टूडियो मैड हाउस होता तो मज़ा आ जाता, बट कोई नहीं। सिग्नल एमडी, हमने ट्रेलर तो देख ही लिया है, मैंने तो ट्रेलर देख ही लिया है। ट्रेलर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा। प्लैटिनम एंड का जाके ट्रेलर देखो, ये एनिमे का मैं ब्रेक डाउन करूँगी, क्योंकि गो वॉच प्लैटिनम एंड ऑन 8th October, डू नॉट फॉरगेट। तो यहीं पे मेरी आई गेस 10 एनिमे की लिस्ट कंप्लीट हो गई है। यही एनिमे थे मेरी लिस्ट में जो आपको अक्टूबर में देखने को मिलेंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड टेल मी
कौन सा एनिमे का आप सबसे ज़्यादा वेट कर रहे हो? मैं तो वेट कर रही हूँ प्लैटिनम एंड का एंड अटैक ऑफ डेस्टिनी का। मैं इन दोनों एनिमे का काफ़ी वेट कर रही हूँ। ऑल्दो मैं वर्ल्ड्स फाइनेस्ट असैसिन का भी काफ़ी वेट कर रही हूँ। मैं सभी का वेट कर रही हूँ। एनिमे, गिव मी मोर एनिमे इन दिस वर्ल्ड। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे तुम किसके लिए वेट कर रहे हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब 10 लाइक और 5 कमेंट्स भी आ चुके हैं। ऑब्वियसली एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पीस आउट।